नमस्ते। चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। हाँ बताइए। क्या हो अगर आपके ऑफिस को, आपकी कंपनी को एक देश की तरह चलाया जाए, जहां आपकी भी एक सरकार हो, जहां बड़े फैसलों में आपकी भी आवाज सुनी जाए। सुनने में तो ये एक सपना जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस सपने की नींव आज से 75 साल पहले ही रख दी थी। बिल्कुल, और आज हम उसी सपने का पीछा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सुराग है, अकादमिक शोध पत्र, संविधान सभा की वो पुरानी बहसें, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले और एक ऐसी कंपनी की कहानी जो हम सब के घरों में मौजूद है, अमूल। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि ये वर्कप्लेस डेमोक्रेसी, या जिसे तकनीकी भाषा में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहते हैं, वो आखिर है क्या, और हमारे संविधान में इसकी जगह कहाँ है, खासकर अनुच्छेद 43, 43A और 43B में। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं या सच में कहीं काम करता है? तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले, ये औद्योगिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब मैं ये शब्द सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि सब कर्मचारी वोट कर रहे हैं कि बॉस कौन होगा। क्या ये इतना आसान है? नहीं, उतना भी सीधा नहीं है, लेकिन आप भावना समझ गए हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र का ही एक विस्तार है जिसे हम कार्यस्थल पर ले आते हैं। अच्छा। इसका मतलब अराजकता नहीं, बल्कि सहयोग है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग से अलग करके देखना। हाँ, ये शब्द तो हम अक्सर हड़तालों और मजदूर यूनियनों की खबरों में सुनते हैं। दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ यूनियन। दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बेहतर डील पाने की कोशिश करते हैं। ये टकराव पर आधारित है। ओके। जबकि औद्योगिक लोकतंत्र सहयोग पर आधारित है। यहाँ माना जाता है कि मैनेजमेंट और कर्मचारी एक ही नाव में सवार हैं, और अगर वे मिलकर फैसले लेंगे तो नाव तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समस्या समाधान का तरीका है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मतलब ये है कि सारी ताकत सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में ना रहे, बल्कि कर्मचारियों को भी फैसलों में हिस्सेदार बनाया जाए। पर कोई मैनेजमेंट अपनी ताकत क्यों बांटना चाहेगा? इसमें उनका क्या फायदा है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है, और फायदे बहुत साफ हैं। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे सिर्फ हुक्म मानने वाले रोबोट नहीं रह जाते। वो कंपनी को अपना समझने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है, टीम वर्क मजबूत होता है, और जब कोई फैसला सबसे पूछकर लिया जाता है तो लोग उसे लागू करने में भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो नतीजा? कम झगड़े, कम हड़तालें और बेहतर प्रोडक्टिविटी। एकदम। मैनेजमेंट का काम भी आसान हो जाता है। तो ये भागीदारी किस हद तक हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक सुझाव पेटी, मतलब सजेशन बॉक्स लगाने तक सीमित है, या इससे भी आगे जाती है? इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। सबसे निचले पायदान पर है सूचनात्मक भागीदारी। सूचनात्मक मतलब मैनेजमेंट आपको बस बताता है कि क्या हो रहा है। जैसे ये रही कंपनी की इस साल की बैलेंस शीट, देख लो। बस जानकारी दी, बात खत्म। ठीक है, ये तो बस नाम के लिए हो गया। इससे ऊपर क्या है? सीढ़ी पर अगला पायदान है परामर्शात्मक भागीदारी। यहाँ मैनेजमेंट कोई फैसला लेने से पहले आपसे पूछता है, हम ये नई मशीन लगाने की सोच रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? ओके, तो यहाँ राय ली जा रही है। हाँ, आपके विचार सुने जाएंगे, लेकिन उन्हें मानना या न मानना मैनेजमेंट पर है। और सबसे ऊपर? और सबसे ऊंचे पायदान पर है प्रशासनिक भागीदारी, जहां मैनेजमेंट कहता है इस डिपार्टमेंट का क्वालिटी कंट्रोल और सुरक्षा का बजट आप लोग खुद तय कीजिए और लागू कीजिए। अरे वाह, ये असली लोकतंत्र का शिखर है, जहां कर्मचारी कुछ हद तक खुद ही बॉस बन जाते हैं। पॉलिसी जैसा लगता है। यकीन करना मुश्किल है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने 1940 के दशक में इन सब के बारे में सोचा होगा। सोचा था, और बहुत गहराई से सोचा था। यहीं पर हमारे संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP सामने आते हैं। अच्छा। ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमारी सरकारों के लिए एक नैतिक कंपास या क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक की तरह है। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि देश चलाने के लिए ये मौलिक हैं। और इसी में आता है अनुच्छेद 43। हाँ, और अनुच्छेद 43 अपने आप में एक मिनी संविधान जैसा है।
इसमें समाजवादी और गांधीवादी दोनों विचारधाराओं का संगम है। अच्छा, वो कैसे? इसका समाजवादी हिस्सा कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि हर मजदूर को निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज मिले, जिससे वो एक सभ्य जीवन जी सके। में क्या फर्क है? हम तो ज्यादातर मिनिमम वेज की ही बात सुनते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए, न्यूनतम मजदूरी आपकी गाड़ी में बस उतना पेट्रोल है जिससे आप किसी तरह अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, मतलब सिर्फ जिंदा रहने के लिए। हाँ, ये सिर्फ आपको जिंदा रखती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन निर्वाह मजदूरी वो है जिससे आप न सिर्फ ऑफिस जाएं, बल्कि कभी-कभी परिवार को घुमाने भी ले जा सकें, बच्चों की पढ़ाई और सेहत का खर्च उठा सकें और गाड़ी की सर्विसिंग भी करा सकें। क्या कमाल का फर्क है। एक सिर्फ जिंदा रखती है, दूसरी आपको एक अच्छी गरिमापूर्ण जिंदगी देती है। बिल्कुल। और इसका गांधीवादी पहलू क्या था? इसका गांधीवादी पहलू ग्रामीण भारत पर केंद्रित था। ये कहता है कि राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को खासकर सहकारी यानी कोऑपरेटिव आधार पर बढ़ावा देगा। ये विचार सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के दर्शन से आता है। और ये हमें सीधे संविधान सभा की उन दिलचस्प बहसों तक ले जाता है। हाँ, तो हमें उस दिन में वापस ले चलिए। 23 नवंबर 1948। क्या हो रहा था वहाँ? उस दिन एक सदस्य थे श्री महावीर त्यागी। उन्होंने एक बहुत भावुक भाषण दिया। उनकी चिंता थी कि गांवों का हुनर और मेहनत शहरों की ओर खींची चली जा रही है। उन्होंने इसके लिए एक जबरदस्त शब्द इस्तेमाल किया, मांसपेशियों का पलायन। मतलब मस्कुलर ड्रेन। वाह, मांसपेशियों का पलायन, ब्रेन ड्रेन की तरह स्किल ड्रेन की चिंता उस वक्त भी थी। बिल्कुल। त्यागी जी का तर्क था कि हमें मशीनों को मांसपेशियों की शक्ति के स्रोतों तक ले जाना चाहिए, न कि इंसानों को मशीनों तक खींचना चाहिए। वो चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर बने। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सूझबूझ दिखाई देती है। बिल्कुल। उन्होंने त्यागी जी की भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन वो भविष्य की सरकारों को किसी एक ही आर्थिक मॉडल में बांधना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ, उन्होंने एक संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि राज्य कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देगा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे अलग-अलग विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाकर तैयार हुआ है। तो ये तो हुई 1948 की बात। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1976 में, जब 42वें संशोधन से अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। हाँ, और 43A ने सीधे सीधे उस बात पर निशाना साधा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसने साफ कहा कि राज्य कानून बनाकर ये सुनिश्चित करेगा कि उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हो। इसका मकसद एकदम साफ था, औद्योगिक शांति लाना, उत्पादकता बढ़ाना और असली औद्योगिक लोकतंत्र की शुरुआत करना। लेकिन ये तो 1976 में जोड़ा गया था। आज लगभग 50 साल हो गए। क्या ये सच में कहीं लागू हुआ है? क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जमीनी हकीकत मिली जुली रही है, लेकिन इस अनुच्छेद ने एक वैचारिक आधार तैयार किया। और फिर इस कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है 2011 में 97वें संशोधन के जरिए। ये था अनुच्छेद 43B। हाँ, जो खास तौर पर सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर केंद्रित था। इसने कहा कि राज्य इनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। एक तरह से ये अमूल जैसे सफल मॉडलों को संवैधानिक सलाम था। तो अब तक हमने थ्योरी और संवैधानिक आधार को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतरा। अनुच्छेद 43 और निर्वाह मजदूरी की बात का नतीजा क्या निकला? इसका सबसे सीधा नतीजा था 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस विचार को मजबूती दी है। अच्छा। 1955 के बिजॉय कॉटन मिल्स मामले में कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी तय करना कोई मनमानी पाबंदी नहीं, बल्कि अनुच्छेद 43 के तहत राज्य का कर्तव्य है। और 1983 का संचित रॉय बनाम राजस्थान राज्य का मामला तो और भी जबरदस्त लगता है। हाँ, वो एक मील का पत्थर था। उस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देना सिर्फ एक कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए गरिमा के साथ जीने के अधिकार का हनन है। सोचिए, कोर्ट ने एक नीति निदेशक सिद्धांत को सीधे मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। वाह, ये बहुत बड़ी बात थी।
ठीक है। अब अनुच्छेद 43B और सहकारी समितियों पर आते हैं। आपने बताया कि 97वां संशोधन आया, जी लेकिन इसमें कुछ कानूनी पेच भी फंसा। हाँ, मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह केस में। चुनौती क्या थी? चुनौती ये की कि सहकारिता कोऑपरेटिव्स संविधान के तहत राज्यों का विषय है और नियम ये है कि अगर केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाले किसी विषय पर संविधान में संशोधन करती है तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो इस मामले में नहीं ली गई थी। सही। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरा संशोधन ही रद्द कर दिया? नहीं, और यहीं पर न्यायपालिका की खूबसूरती दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि कोर्ट ने एक सर्जन की तरह काम किया। उन्होंने कानून के उस हिस्से को जो बीमार था, यानी जो राज्यों के अधिकारों में दखल दे रहा था, उसे काटकर निकाल दिया। लेकिन जो हिस्सा ठीक था उसे बचा लिया। हाँ, कानून का जो बाकी हिस्सा स्वस्थ था, यानी जो बहुराज्य सहकारी समितियों से जुड़ा था, जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, उसे बचा लिया। पूरे कानून को फेंकने के बजाय सिर्फ खराब हिस्से को हटाया। ये संघवाद यानी फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। ओके, तो कानूनी दांव-पेच अपनी जगह है, पर अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। क्या भारत में कोई ऐसी मिसाल है जहां ये सारे सिद्धांत, कर्मचारियों की भागीदारी, अच्छी मजदूरी, लोकतांत्रिक नियंत्रण, ये सब सच में काम करता हो? हाँ। और यहाँ एक ऐसा नाम आता है जो हम सबके फ्रिज में मौजूद है, अमूल। बिल्कुल, अमूल की कहानी इन सभी संवैधानिक आदर्शों का जीता जागता सबूत है। इसकी शुरुआत 1946 में शोषण के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में हुई थी। अच्छा। उस समय पोल्सन डेयरी नाम की एक निजी कंपनी थी जो गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों से बहुत कम दाम पर दूध खरीदकर मुंबई में ऊंचे दामों पर बेचती थी। बिचौलिए और कंपनी मालामाल हो रहे थे और किसान गरीब का गरीब था। और फिर सरदार पटेल की एंट्री होती है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से कहा, अपना दूध इन कंपनियों को बेचना बंद करो, अपनी खुद की सहकारी समिति बनाओ और अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ। और यहीं से आनंद पैटर्न का जन्म हुआ। हाँ, जो एक 3 स्तरीय ढांचा है। सबसे नीचे गांव की दूध समितियां, जहां हर किसान सदस्य है। उनके ऊपर जिला स्तर के संघ जो दूध को प्रोसेस करते हैं, और सबसे ऊपर राज्य स्तरीय महासंघ GCMF जो अमूल ब्रांड नाम से मार्केटिंग करता है। इस मॉडल की सबसे अनोखी बात क्या है जिसने इसे इतना सफल बनाया? लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन का संतुलन। आज इसके मालिक 36 लाख से ज्यादा किसान हैं। 36 लाख? हाँ, वही अपनी गांव की समिति का प्रमुख चुनते हैं। ये प्रमुख आगे जाकर जिला संघ के बोर्ड का चुनाव करते हैं और फिर ये बोर्ड राज्य महासंघ के चेयरमैन को चुनता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर? सबसे बड़ी बात, मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति यही चुना हुआ बोर्ड करता है, कोई नेता या बाबू नहीं। इसने राजनीतिक हस्तक्षेप को लगभग खत्म कर दिया, जो भारत की ज्यादातर सहकारी समितियों की सबसे बड़ी बीमारी है। और आर्थिक तौर पर किसानों को इसका क्या फायदा हुआ? अब उस आंकड़े पर आते हैं जो आपको चौंका देगा। आज अमूल उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए हर 1 रुपए में से लगभग 85 पैसे दूध उत्पादक किसान को वापस देता है। एक मिनट रुकिए, 85 पैसे, 85%? क्या मतलब सीरियसली? जी, 85 पैसे। मतलब ज्यादातर बड़ी कंपनियां जो सामान बेचती हैं उसका 1/3 हिस्सा ही बनाने वाले तक पहुंचता है, और अमूल उसका 2.5 गुना से ज्यादा वापस दे रहा है। ये तो पूरा बिजनेस मॉडल ही पलट देता है। यही इसकी क्रांति है। वैश्विक औसत सिर्फ 33% के आसपास है। अमूल जो कर रहा है वो अनुच्छेद 43 में लिखी निर्वाह मजदूरी की भावना का सबसे सटीक उदाहरण है। तो ये सिर्फ मजदूरी नहीं है, ये मुनाफे में सच्ची सम्मानजनक हिस्सेदारी है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद 43B के दोनों आदर्शों को पूरा करता है, मजबूत लोकतांत्रिक नियंत्रण भी और साथ ही एक बेहद कुशल पेशेवर प्रबंधन भी। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि हमने औद्योगिक लोकतंत्र के एक सपने से शुरुआत की, फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43, 43A और 43B के जरिए उसका रोड मैप देखा, और आखिर में अमूल के सहकारी मॉडल में उसे हकीकत में बदलते हुए पाया। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। अनुच्छेद 43 ने एक गरिमापूर्ण जीवन और निर्वाह मजदूरी की मांग रखी, 43A ने भागीदारी पर जोर दिया, और 43B ने सहकारी मॉडल का रास्ता दिखाया।
ये तीनों मिलकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हासिल करने का एक मुकम्मल खाका तैयार करते हैं। और अमूल ने ये साबित कर दिया है कि ये सब संविधान में लिखी सिर्फ एक पवित्र इच्छा नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन सकता है, एक विश्व स्तरीय सफल बिजनेस मॉडल बन सकता है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये सारे सिद्धांत, ये सारे कानून कारखानों, खेतों और संगठित क्षेत्र के लिए बनाए गए थे। आज की गिग इकोनॉमी का क्या, जहां उबर, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों में कोई कर्मचारी नहीं है, सब पार्टनर या स्वतंत्र ठेकेदार हैं। सही सवाल है। वहां अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, काम की अच्छी शर्तें और अनुच्छेद 43A भागीदारी के सिद्धांत कैसे लागू हो सकते हैं? क्या गिग इकोनॉमी के लिए एक अमूल जैसा कोई मॉडल संभव है? इस पर सोचिएगा जरूर।